हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट पे। चलिए दोस्तों, अपने जो पीछे जहाँ बात छोड़ी थी उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले इस चैनल पे जो भी नया है, ध्यान से सुनिए, इस चैनल पे जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को पूरा लगाइए। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए। तो पहले वीडियो को छोड़ के सब्सक्राइब कीजिए, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, आज महाराणा प्रताप की जयंती है तो उनको कोटि कोटि नमन। एक ऐसे हिंदुआ सूरज जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आज उनका नाम है और उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर अपनी मातृभूमि को कभी पराधीन नहीं होने दिया। स्वाधीनता के लिए पूरी उम्र लड़ते रहे, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया भारत माँ के लिए। साथ में मदर्स डे भी है, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस, ठीक है। इसके बाद अपने लेसन को करते हैं स्टार्ट। अपना जो लेसन था, मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन दरअसल ये था कि फैट जो होती है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देती है आपको पर ग्राम, है ना। जो फैट है, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, हाँ इस गली के पास में है रूम, तो यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं, हद है। इतनी धूप है कि बाहर अगर आप लोग जाओ ना तो चक्कर आ जाए। मेरे को थोड़ी देर पहले जाना पड़ा था, इतनी ज़बरदस्त गर्मी, ऐसे लग रहा है जैसे सिर के ऊपर एक सूरज घूम रहा है अलग से। इतनी भयंकर गर्मी है और ये पता नहीं इतनी गर्मी के अंदर किसको भौंक रहे हैं, इनकी भी कमाल ही है। चलिए बात करते हैं। लास्ट लेसन में, लास्ट क्लास के अंदर अपन लोगों ने, मैंने आपको लास्ट में पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या जिसे बोलते हैं फैट, फैट यानी वसा, तो ये इनकी जो एनर्जेटिक वैल्यू थी वो वैल्यू थी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसकी भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और इसकी थी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर ये ऐसा है तो अपन लोग एनर्जी के लिए ग्लूकोज क्यों देते हैं? ग्लूकोज देते हैं ना। आपने भी कभी ऐसा आया होगा कि आपको ग्लूकोज लगी होगी, मेरे को तो लाइफ में लगी है, तो मेरे को ध्यान अच्छी तरह और बहुत बार देखी भी है। ग्लूकोज ही देते हैं डॉक्टर ऑलमोस्ट। सेकंड, लिपिड फैट, इसकी एनर्जेटिक वैल्यू ज़्यादा है ना। तो आपको बोतल में वहाँ ग्लूकोज क्यों मिलता है? आपको फैट, घी, फैट यानी घी की जो घी की बोतल क्यों नहीं चढ़ाई जाती? आधा किलो घी है, उसकी बोतल चढ़ा दे, एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है, घी की बोतल नहीं चढ़ाते अपने। क्यों नहीं चढ़ाते? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज जो है ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इससे बहुत जल्दी एनर्जी मिलती है। यानी कि आप बोल सकते हो इंस्टेंट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी मीन्स हैंड टू हैंड एनर्जी। इसका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है और बहुत ही फास्टली आपको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब बात रही घी की, तो घी भाई साहब पहले तो ये लिक्विड फॉर्म में बहुत मुश्किल से मिलता है, गर्मियों में, है ना। बंदे को आपको तवे के ऊपर बिठाना पड़ेगा और तवे के ऊपर बिठा के फिर ही उसको क्या देनी पड़ेगी? घी की बोतल लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो लिक्विड स्टेट में रहे। सेकंड ये भी है कि घी का जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो बहुत लेट होता है। अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत लेट बनती है घी से, बिकॉज इट इज़ ए फैट, है ना। फैट में एनर्जी बहुत लेट बनती है, इसका ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर जो कंपाउंड्स, इसके जो कंपाउंड स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर जो है वो इतनी थोड़ी टिपिकल होती है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन ईजी नहीं होता। तो इससे मान लिया कि आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और वो भी आप बोतल से नहीं चढ़ा सकते, इंसान को देना पड़ेगा, वरना ये जब बोतल में जाएगा ना, बोतल में जाता है ये, जैसे मान लो ब्लड वेसल्स है, जैसे ब्लड वेसल्स में ये जमता जाएगा, यहाँ जमता जाएगा, और यहाँ जमने से क्या होगा? यहाँ जमने से ऐसे हो जाएगा कि जो अंदर से ब्लड पास हो रहा है उस ब्लड को पास होने के लिए जगह कम मिलेगी। अब ये जगह कम मिलेगी, हार्ट क्या करेगा? फुल प्रेशर के साथ धक्का लगाएगा, और धक्का लगाएगा तो हार्ट का काम हो जाएगा, मतलब वहाँ आपके हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है, ठीक है। सेकंड ये कि घी से चलो एनर्जी मिलेगी, पिला दिया आपने घी, घी से एनर्जी मिलेगी। पहली बात तो ये, इतना घी अपने बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, उसको स्टूल स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उसको टॉयलेट में बैठे रहना पड़ेगा, ये कंडीशन हो जाएगी ज़्यादा घी पीने से।
और ज़्यादा है उसमें एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, वो ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा। अगर चलो डाइजेस्ट होना हो, स्टार्ट भी होता है, तो एनर्जी इतनी लेट मिलेगी कि इतने बंदे का वैसे ही काम हो जाएगा। इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन इससे डिले, एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है, और इतनी डिले की वजह से ना बंदे का काम निकल जाएगा। इसीलिए अपने कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज उसकी बोतल देते हैं, कार्ब्स भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो वो होते हैं ना, कई बार मैं बता चुका हूँ इस बात को। तो वो कुछ जो दिल्ली जैसे कॉलेज हैं या बड़े जैसे शहरों में कॉलेज हैं, तो वहाँ होता ना है व्हाट्सअप डूड, उस टाइप के जो स्मार्ट गाइज हैं वो कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी यूज़ करते हैं, कार्ब्स CARBS। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, आप भी उनकी तरह बन सकते हो, सीख सकते हो इंग्लिश को। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, जो कि है प्रोटीन। देखिए दोस्तों, अभी अपने जो चल रहे हैं वो 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि इस बार जेट का जो सिलेबस है वो भी यही है, जेट केमिस्ट्री का सिलेबस भी यही है। और आपके इस पूरे लेसन के अंदर सबसे अगर अच्छा कोई लेसन है ना, तो वो यही है। स्टार्टिंग वाले 1-2 लेसन है और उसके बाद यही लेसन है, ठीक है। तो ढंग से करना है इस लेसन को, इस लेसन में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जेट केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इतना नहीं यही सिलेबस है, +1 के लेसन में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप कहोगे तो वो भी अपने करवा देंगे, आपको कोई इश्यू नहीं है ऐसा, वो भी करवा देंगे। लेकिन इस लेसन को कम से कम ढंग से पढ़ो, +2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है ये, तो इसको ढंग से पढ़ो, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस वर्ड प्रोटीन। व्हाट इज प्रोटीन? एक्चुअली दिस प्रोटीन इज वर्ड डेवलप्ड फ्रॉम प्रोटियोसिस। कहाँ से डेवलप हुआ है ये वर्ड? प्रोटियस से डेवलप हुआ है, PROTEIUS, ठीक है। ये मतलब अटपटे वर्ड हैं, उन्हीं के लैंग्वेज के हैं, बाहर की लैंग्वेज के, ठीक है। ये वर्ड है शायद ग्रीक लैंग्वेज का है, ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक लैंग्वेज का है, तो थोड़ा सा अटपटा वर्ड है। प्रोटियस बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोटियस। ये जो प्रोटियस वर्ड है, इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है सर्वाधिक महत्व वाला। किसका मीन क्या है? सर्वाधिक महत्व। प्रोटियस का मीन होता है सर्वाधिक महत्व, या फिर आप बात करो तो प्राइम इम्पोर्टेंस। एक्चुअली प्रोटीन वर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड दैट इज प्रोटियस विच मीन इज प्राइम इम्पोर्टेंस। प्रोटीन शब्द का जो निर्माण हुआ है वो प्रोटियस से हुआ है, जो कि ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक महत्व, ठीक है। अब यहीं से क्लियर हो जाती है एक चीज़, क्या कि सर्वाधिक महत्व का क्या मतलब हुआ, प्राइम इम्पोर्टेंस का क्या मतलब हुआ। यहाँ से अपना प्रोटीन स्टार्ट हो जाता है। प्राइम इम्पोर्टेंस और सर्वाधिक महत्व मतलब नाम से क्लियर है, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो प्रोटीन के लिए वर्ड यूज़ क्यों हुआ? ये कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ नहीं हुआ, फैट के लिए यूज़ नहीं हुआ। तो प्रोटीन के लिए यूज़ इसलिए होता है कि प्रोटीन अपने बॉडी की ग्रोथ के लिए, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, और सेकंड है मेंटेनेंस के लिए। MENTENCE, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि वृद्धि और अनुरक्षण। अनुरक्षण यानी कि बनाए रखना, सही ढंग से बनाए रखना, इसे अनुरक्षण बोलते हैं। ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो अपनी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटीन ज़रूरी है ना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इसको वर्ड मिला है प्रोटीन, जो किससे बना है? प्रोटियस से बना है। समझ आ गई बात? प्रोटीन अपने शरीर में बड़े बड़े तौर पर काम क्या करता है? वृद्धि का और अनुरक्षण का कार्य करता है, वृद्धि या फिर अनुरक्षण का कार्य करता है। ये है अपना बड़े बड़े तौर पर प्रोटीन।
अब अपने चलना स्टार्ट करते हैं रियल में आगे प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन की सारी स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे प्रोटीन का कॉम्पोजिशन होता है, या अपनी बॉडी के अंदर भी देखें तो चलो एक चीज़ और देख लेते हैं क्या कि अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो बनाता क्या क्या है। ये बहुत से एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। एंजाइम के साथ साथ कुछ हॉर्मोन्स को भी फॉर्म करता है, यानी कुछ हॉर्मोन्स क्या होते हैं रियल में, प्रोटीन होते हैं। और क्या होता है, और अपने बॉडी के अंदर जो नेल्स होते हैं, नाखून, वो भी इसी का होता है। और क्या होता है, और अपने बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो है वो भी किसका बनता है, वो भी प्रोटीन का बनता है। ठीक है। और बात करें तो और जो है एंटीबॉडीज जो है वो भी क्या है, प्रोटीन ही है। एंटीबॉडीज़ भी क्या है, प्रोटीन है। तो ये जो इतनी चीज़ें हैं अपनी बॉडी किससे बनती है, अपनी बॉडी में इतनी किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। एंजाइम हो गए, हॉर्मोन्स हो गए, नेल्स नाखून हो गए, हीमोग्लोबिन आपको मालूम है ब्लड के अंदर होता है, आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी के अंदर जो अभी कोरोना के टाइम के अंदर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी कैसे वर्क करती है आपको मालूम है क्या? कोरोना के अंदर अपनी बॉडी में कोरोना जो है वो ज़्यादा ग्रोथ ना कर पाए, इंक्यूबेशन टाइम के बाद में भी ज़्यादा वो ग्रो ना कर पाए, तो उसके लिए एंटीबॉडी अपनी बॉडी के अंदर कैसे बनाती है, या इन जो वैक्सीन्स आई है इन वैक्सीन्स का क्या काम है, ये सारे का सारा एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड करता है। आप लोगों को शायद पढ़ा भी होगा, इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। ठीक है। तो ये अपने बॉडी के अंदर फॉर्मेशन इसी की वजह से होता है। और रियल में कोरोना वायरस जो है वो एक तरह का प्रोटीन ही है। कोरोना वायरस रियल में एक तरह का है, प्रोटीन है, खतरनाक प्रोटीन है जो अपने बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटीन की कंपोजिशन को समझते हैं। कंपोजिशन, संगठन ऑफ, संगठन प्रोटीन का संगठन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, या फिर प्रोटीन का संगठन। ठीक है। प्रोटीन के संगठन के लिए आपको वर्ड देखना होगा क्या, अमीनो अम्ल, या फिर ऐसे बोलते हैं क्या, एमाइनो एसिड। ठीक है। एमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल, इनकी बात करते हैं। ठीक है। तो एमाइनो एसिड क्या होता है? एमाइनो एसिड बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके वर्ड को देखोगे तो आपको यहीं से मालूम चल जाएगा। एक तरफ है क्या, एमाइनो, एक तरफ है अम्ल यानी अमीनो, और एक तरफ है अम्ल। अमीनो यानी कौन सा समूह है, NH2 समूह। कौन सा समूह, NH2। और अम्ल क्या होता है, अम्ल तो बहुत सारे वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ अपने बात करेंगे किसकी, COOH की। COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक। कौन सा, कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपने बहुत सारे अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ भी आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, विनेगर में होता है। क्या होता है, विनेगर में। क्या होता है विनेगर में, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। विनेगर को सर हिंदी में क्या बोलते हैं, विनेगर को सिरमान बोलते हैं, सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। ठीक है। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सर ये CH3COOH क्या हो गया, इसके अंदर COOH है या नहीं है, यही क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या सारी जगह सर यही होगा CH3COOH? नहीं, सारी जगह CH3COOH नहीं होगा। कुछ जगह आपको CH3 जो है बड़े मिल जाएंगे, C2H5 मिल जाएगा, इस तरह बड़े हो सकते हैं। जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे नाम होता जाएगा। बस उसके अंदर एक COOH जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी से उसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। तो इसके अंदर होता है CH3COOH, इसीलिए इसे बोलते हैं विनेगर या फिर सिरका बोलते हैं। और इसकी क्या खास प्रॉपर्टीज़ है, इसकी खास ये प्रॉपर्टी है कि विनेगर रियल में क्या होता है, विनेगर रियल में होता है इसका 4% वाटर सॉल्यूशन, 4% पानी का CH3COOH का एसिटिक एसिड। इसे बोलते हैं कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड या फिर एसिटिक अम्ल बोलते हैं, ACETIC, एसिटिक एसिड। ठीक है। और क्या नाम है सर इसका, और नाम है ETHANOIC, एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, एथेनिक एसिड। इसके हिंदी में क्या बोलते हैं सर, एथेनोइक एसिड को, एथेनोइक एसिड को हिंदी में एथेनोइक एसिड ही बोलते हैं, या फिर एथेनोइक अम्ल बोल दिया जाता है। इस CH3COOH का 4% पानी में मिश्रण,
यानी कि 4% क्या होगा, 4% क्या होना चाहिए आपके पास, CH3 सेलुलोज होना चाहिए, और बाकी 96% क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। मान लिया कि आपके पास 100 लीटर का सोल्यूशन बनाना है आपको। इफ़ यू वांट टू मेक 100 लीटर सोल्यूशन ऑफ विनेगर देन यू हैव टू यूज़ 4 लीटर ऑफ CH3 सेलुलोज, 96 लीटर यू है यूज़ करना पड़ेगा, क्या, वाटर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर 4% सॉल्यूशन लिखा है मैंने, यहाँ 4% वाटर नहीं है, वाटर है, बाकी 4% CH3 सेलुलोज, तो इसका मतलब 100 लीटर में से 4 लीटर आपको यूज़ करना पड़ेगा CH3 सेलुलोज और 96 लीटर यूज़ करना पड़ेगा वाटर, तब इसे क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन विनेगर का फॉर्मूला ये रहेगा। क्या सर इसका और कोई नाम भी है क्या? हाँ, एक छोटा सा नाम और है। क्या नाम है? वो नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सर ये अटपटा नाम क्यों है? ये अटपटा नाम इसलिए है कि ये अगर इसका टेम्परेचर कम कर दो तो ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है, कौन सी स्टेट में आ जाता है, उससे पहले ही सॉलिड स्टेट में आ जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में श्रीमान ग्लेशियल एसिटिक अम्ल ही बोलते हैं। यानी कि अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में तभी कहता हूँ इंग्लिश ज़रूरी इसीलिए क्योंकि ऑलमोस्ट के हिंदी और इंग्लिश मीन ऑलमोस्ट सेम है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ। ऐसा सा फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ये होता है एथेनॉल का, है ना, CH3CH2OH। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा CH3COOH का, और एक फॉर्मूला आता है CH3CH2OH, ये होता है एथेनॉल, एल्कोहल। ठीक है, लिख के बता देता हूँ। COOH था तो ओइक लगा था, एथेनोइक। यहाँ OH हो तो ओल लगेगा, वो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल नाम सुनते ही सबको मालूम चल जाता है कि क्या होता है एल्कोहल, वही हाँ जो सोच रहे हो। और एथेनॉल तो होती वही है तो पीते ना रियल में, वो एथेनॉल ही होती है। हालांकि ये 47.8% उसके अंदर कंसनट्रेटेड होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया अपना कौन सा ग्रुप है, अमीनो समूह है। कौन सा समूह है? एमिनो समूह है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे गाइस एमिनो ग्रुप, एंड इट इज नोन एज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये हो गए दोनों। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? एमिनोमल का मैंने मतलब बताया अभी तक। ठीक है, तो ऐसे मान लो एमिनोमल रियल में वो होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। एमिनोमल रियल में होता है कि जिसके अंदर एमिनो ग्रुप भी हो और जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो। ठीक है, सच ए टाइप ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल और एटॉमिक ग्रुप विच है वो बोथ फंक्शनल ग्रुप, एमिनो ग्रुप या एमाइनो ग्रुप सॉरी, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अंडरस्टैंड? जैसे कि ये हाइड्रोजन जोड़ दे मैंने इससे, और यहाँ लगा दिए NH2, रियल में N जुड़ा है इससे। ठीक है ना, तो इसको NH2 भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर आप ध्यान दो क्या, तो इसके अंदर ध्यान दिया मैंने, एक तरफ तो क्या है COOH, एक तरफ क्या है NH2, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है, दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप है या नहीं है। ये एक तरफ एमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड या फिर एमिनो अम्ल, क्या बोलते हैं इसे, एमाइनो एसिड या फिर एमिनो अम्ल बोलते हैं। समझ आ गई होगी आपकी बात? ये होता है एमिनो अम्ल या एमाइनो एसिड। ठीक है, किसी को दिक्कत हो इसके अंदर तो आप कंफर्म कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये इतनी सी कहानी है किसकी, एमाइनो एसिड की। सर ये एमाइनो एसिड इतना ज़रूरी क्यों है? ये अमाइनो एसिड इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो रियल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो इसी से होता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन इसी से होता है। अगर आप लोग एमाइनो एसिड की कहानी को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आप प्रोटीन को भी अच्छी तरह समझ लेते हो। आप आज अपने इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ओनली प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आप लोगों के मेरे हिसाब से एमाइनो एसिड जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब अपने बॉडी के अंदर कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं? अपने बॉडी के अंदर टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। देयर इज टोटल नीड ऑफ अमीनो एसिड इन आवर बॉडी इज 20। यानी अपनी बॉडी के अंदर कुल कितने प्रकार के अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है? तो वो है 20। कितने प्रकार के? अगर कितने प्रकार की ज़रूरत होती है? 20। इट मीन्स है टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड दैट
नीड इन आवर बॉडी इज 20। अंडरस्टैंड गाइस? ये 20 होते हैं, इसके बारे में चलो अपने पढ़ेंगे कल, ठीक है। 20 एक बार ध्यान में रखना आपको। अमीनो एसिड कितने होते हैं टोटल अपनी बॉडी में? 20 होते हैं। अब अमीनो एसिड की कहानी क्या है आगे उनको देख लेते हैं। अब अमीनो एसिड जो है ये मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं पेप्टाइड, ठीक है। और पेप्टाइड मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाते हैं? और पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। कुछ जगह इन्हें ही क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। कुछ जगह पॉलीपेप्टाइड को क्या बोल देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। समझ आ गई बात? पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अपने ऐसे बात करेंगे, पॉलीपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ, अमीनो अम्ल मिलके क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड बना रहे हैं। पेप्टाइड मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। और पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बना रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। चलो पेप्टाइड की बात करते हैं, ठीक है। ये अपना NH2, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या है? ऑक्सीजन। और एक तरफ क्या है? OH। COOH को मैंने लिख दिया, NH2 CH COOH लिख दिया। आगे भी ऐसा ही होगा क्या? हाँ। ये कैसा है? ये ऐसा है, NHH। दूसरा क्या होगा आगे? वो भी ऐसा ही होगा, HNH। ऐसी कैसी यूनिट आ गई? और तीसरी भी ऐसी यूनिट और आगे होगी कोई? चलिए आगे यूनिट बनाने की जगह नहीं है, इन्हीं की बात कर लेते हैं एक बार दो की। होगा क्या इसमें? होगा ये कि यहाँ ये OH है या नहीं है, और यहाँ ये H है ना। तो ये दोनों जब बॉन्डिंग कर लेते हैं, जब ये दोनों जुड़ते हैं, तो ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये दोनों यहाँ से क्या निकाल लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे, और यहाँ से क्या निकाल देंगे? H2। क्या निकाल देंगे? H2 निकाल देंगे। इसका मतलब ये पोर्शन यहाँ से गायब हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ढंग से समझ लेना। ये यहाँ से क्या हो गया? गायब हो गया। ये यहाँ से गायब हो गया तो क्या बन गया पीछे? अब इस ऊपर वाले को मैं हटा देता हूँ, इंग्लिश वाले को हटा देता हूँ, चलो दोनों को हटा देता हूँ, नीचे लिख दूंगा ये, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन वैसा का वैसा, ये नाइट्रोजन वैसा का वैसा, ये हाइड्रोजन वैसा का वैसा आगे वाला, यहाँ कार्बन। मैं लिखता जा रहा हूँ, आप देखते जाना। अगर आपको ऐसे लगे कि सर यहाँ बीच में से कुछ गड़बड़ होगी तो आप बोल जाना, ठीक है। ये बीच वाले अपन लोगों ने हटा दिए, नहीं है ना, ये H2 बाहर हो गया। इसका मतलब ये एक बंध बन गया, इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसे कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इट इज़ नोन एज ए पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। तो ध्यान रखना कि प्रोटीन निर्माण के दौरान अमीनो एसिड हमेशा पेप्टाइड बंध से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड बंध के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो ये है अपना पेप्टाइड बंध। क्या है ये? पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बॉन्ड। इट इज आर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। ये इससे बनता है। ये एक अमीनो एसिड मिलके बना, दूसरा अमीनो एसिड। अगर दो अमीनो एसिड मिलके बनते हैं तो इसे बोल देंगे डाइपेप्टाइड। क्या बोल देंगे? डाइपेप्टाइड। तीन मिलके बना रहे हो तो क्या बोल देंगे? ट्राइपेप्टाइड। चार मिलके बना रहे हो तो क्या बना लेंगे? टेट्रापेप्टाइड। ये अब एक पेप्टाइड हो गया, ठीक है। ऐसे क्या बोल दिया? एक पेप्टाइड। यानी कि अमीनो अम्ल जो है वो मिलके क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड बना रहे हैं। समझ आ गया? ये पेप्टाइड बना दिया। अभी एक पेप्टाइड ऐसे ही आगे बहुत सारी पेप्टाइड जुड़ेगी एक दूसरे से, बहुत सारी पेप्टाइड जुड़ेगी। जैसे कि किसमें था? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, है ना। वैसे ही इसमें कि अमीनो अम्ल क्या बना रहे हैं? पेप्टाइड बना रहे हैं। पेप्टाइड मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं। और ये पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन। समझने की बात। ये वाली स्टेप और जुड़ेगी, फिर उसे क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। और वो पॉलीपेप्टाइड मिलके क्या बना लेंगे? प्रोटीन बना लेंगे। तो ये वास्तव में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है,
एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जो कि अमीनो अम्ल के जुड़ने से बनते हैं, जो कि बहुत से अमीनो अम्ल से जुड़ने से बनते हैं। अब वास्तव में प्रोटीन का अणुभार कितना होता है? प्रोटीन का अणुभार हो जाता है इस तरह, कितना, 10,000 AMU से ऊपर 10,000 AMU से ऊपर। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। जो अणु होते हैं उनका भार मापने के लिए काफ़ी छोटी यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ऐसे नहीं है बाजार से 2 AMU चीनी ले आओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये छोटे अणुओं के लिए है, बहुत छोटा वजन होता है ये। तो 10,000 AMU से ऊपर अणुओं में बहुत ज़्यादा वजन हो गया, ये अणुओं में बहुत ज़्यादा वजन है। तो 10,000 AMU नहीं, बहुत ज़्यादा वजन हो जाता है अणुओं में, और इतना ज़्यादा वजन होने के बाद उसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो आपको प्रोटीन समझ में आ गया होगा क्या होते हैं ये। रियल में प्रोटीन सबसे छोटी श्रृंखला है किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, पेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। एक्चुअली अमीनो अम्ल join to each other and form peptide through peptide bond, and they again connect to each other and form polypeptide, and they again connect to each other and form a proteins. Actually proteins are a type of a polypeptide. Actually proteins are a type of a polypeptide which are made from a amino acid and which molecular weight is more than 10,000 AMU. इनका 10,000 AMU से क्या होता है? ज़्यादा होता है बाहर, ठीक है। ये हो गया अपना क्या? पेप्टाइड बॉन्ड। ये अपना क्या हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। और प्रोटीन होते क्या है रियल में? ये हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और बात और कर लेते हैं। आज इतनी लंबी क्लास लगाने का मन तो नहीं है, सोच रहे हैं कि इतने ही कर ले, लेकिन बता देते हैं, बीच में रह जाएगा फिर प्रॉब्लम आएगी। प्रोटीन जो है, अगर आप क्या करो, इनको हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, और वो भी किस तरह का? पार्शियली। अगर पार्शियल आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हो प्रोटीन को, तो वो क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। यानी वो वापस क्या होने लग जाते हैं? ब्रेक होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर से इसका क्या करवाते हो? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, तो क्या बनाता है ये? फिर ये बनाते हैं एमिनो एसिड बना लेंगे। अब सर वो बीच में पेप्टाइड कहाँ गए? तो वो पेप्टाइड अमीनो एसिड से ही तो बने हैं, है ना। पेप्टाइड अमीनो एसिड से बने हैं, तो वो जैसे कोई डाईपेप्टाइड है तो वो अमीनो एसिड ही है, वो अमीनो एसिड में टूट गया बस वो, ठीक है। और डाईपेप्टाइड था तो वो डाईपेप्टाइड में टूट जाएगा, कोई अगर ट्राई था तो ट्राई में टूट जाएगा, कोई सीधा ही अमीनो एसिड से बना तो वो अमीनो एसिड में टूट जाएगा, ठीक है। जरूरी थोड़ी है वो एक अमीनो एसिड, जो एक ही प्रकार के अगर अमीनो एसिड हुए तो वो सीधा ही पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। 2 प्रकार के अमीनो एसिड हो गए तब वो डाईपेप्टाइड बना रहा है। डाईपेप्टाइड भी क्या है? अमीनो एसिड ही है। तो प्रोटीन जो है दे विल गिव पॉलीपेप्टाइड ऑन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, एंड अगेन आफ्टर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस पॉलीपेप्टाइड विल प्रोवाइड अमीनो एसिड। यानी पार्शियली करवाओगे तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, और अगर क्या करवा देते हो? टोटल हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ? तो डायरेक्ट ही क्या मिल जाएंगे? अमीनो एसिड। क्या मिल जाएंगे? अमीनो एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। डायरेक्ट अगर फुल क्या करवा दो हाइड्रोलाइसिस, पार्शियली करवाने पे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होगा, और टोटल करवाने पे डायरेक्ट आपको अमीनो एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। ये होते हैं हमने प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का फॉर्मेशन। प्रोटीन में मेनली होते क्या क्या है? प्रोटीन में होता है मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेन एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा सल्फर भी मिलता है, आयरन भी मिलता है। सल्फर एफ लिख देता हूँ फ्लोरीन के लिए, और कुछ मेटल, जैसे कि मेटल क्या हो गई? आयरन, ठीक है, और पोटेशियम भी मिल सकता है, ये क्या हो गई? मेटल। मेनली इसके अंदर जो एलिमेंट्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? नाइट्रोजन मिलती है, कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसके अलावा की बात करो तो इसके अलावा आपके अंदर क्या मिलेंगे? आपको सल्फर भी मिलेगा, फ्लोरीन भी मिलेगी, और आपको कुछ मेटल जैसे कि आयरन है, पोटेशियम है, ये भी मिलेंगे, ठीक है। इनके अलावा की बात कर रहा हूँ। मेन इसके अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखना। नाइट्रोजन है तो प्रोटीन है, नाइट्रोजन नहीं तो प्रोटीन नहीं। अदर के लिए भी ये बात सही है, लेकिन अदर के लिए इतना नहीं होता, वो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं से ऑब्टेन हो ही जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, क्या? एक होता है ज्यूट्राइन। क्या होता है? ज्यूट्राइन।
ज्यूटराइन। ज्यूटराइन कौन सा होता है, इस बात को ध्यान रखना। बस ये लास्ट चल रहा है अपना एकदम। एक तरफ तो क्या है, एसिड है, दूसरी तरफ एमिनो ग्रुप है। एमिनो ग्रुप जो बिहेव करता है वो बेस की तरह बिहेव करता है और ये बिहेव करता है एसिड की तरह। एक ही कंपाउंड है जो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी सिंगल कंपाउंड है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अगर कोई इस तरह कंपाउंड हो जो एक ही टाइप का एक ही कंपाउंड है और एसिड की तरह बिहेव करता है और बेस की तरह बिहेव करता है, उसे ज्यूटराइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ज्यूटराइन। सच ए कंपाउंड विच बिहेव एसिड एंड बेस साइमल्टेनियसली, इट इज़ नोन एज ए ज्यूटराइन। इट इज़ नोन एज ए ज्यूटराइन और ज्यूटराइन इसे बोलते हैं। आगे बात सुनिए, एक तरफ NH2 है। अब यहाँ हाइड्रोजन अगर ये लेता है, क्या लेता है, हाइड्रोजन। अगर आप इसको हाइड्रोजन दोगे तो ये क्या कर लेगा, यहाँ NH3+ बना लेगा, ठीक है। और वो वहाँ से क्या कर देगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो ऑपोजिट चार्ज आ रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव आ रहा है। ये भी एक निशानी है, एक साइन है किसका, ज्यूटराइन का। जिसमें ऐसा होता है उसे भी ज्यूटराइन बोलते हैं। वो इसी कंडीशन में बनता है जब एक तरफ बेस हो एक तरफ एसिड हो। H+ इसने रिसीव किया तो इन्हें बेस बोलते हैं, ठीक है। ये जो डेफिनेशन दी थी वो अलग अलग 3 तरह की डेफिनेशन दे रखी है एसिड और बेस की। फर्स्ट जो आरेनियस ने दी, सेकंड जो है वो लुईस ने, इसने लोरी ने दी थी, ब्रोंस्टेड लोरी ने। थर्ड जो दी थी लुईस ने दी थी। तो जो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग ये क्या बनता है, बेस बनता है, ठीक है। द कंपाउंड विच डोनेट H+ आर नोन एज एसिड एंड द कंपाउंड विच गेन H+ इज नोन एज बेस। तो ये जो डेफिनेशन दी थी ब्रोंस्टेड लोरी ने दी थी। अगर आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन, ये तीनों अगर कंफर्म करनी हो एसिड एंड बेस की जो हाइपोथेसिस दे रखी है, तो ये भी आपको कंफर्म करा देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा, इनको भी अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। बता देंगे क्या होता है, क्योंकि ये जेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सारा अपने +2 के हिसाब से बोर्ड के एग्जाम के लिए भी चल रहा है और जेट के लिए भी चल रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैंने आपको बताया है। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए या फिर कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो 8949048710 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर ओनली व्हाट्सअप अवेलेबल है, तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि जेट के लिए पूरी तरह स्पेसिफिक जेट की क्लासेस लगाई जाए तो वो भी अपने स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर स्टूडेंट मांगते हैं, यानी कि कुछ बच्चे होने चाहिए ताकि लाइव क्लास लगाने में मज़ा आए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट उतने ज़्यादा मज़ा आता है क्लास लगाने का। तो उस टाइम हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए हम हमेशा तैयार बैठे हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। और हाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो। कमेंट करके आप बताओ कि क्लास कैसी लगी, कुछ अच्छी चीज़ हो, कुछ खास लगी हो तो वो भी बताओ। ये हमारे लिए मोटिवेशन की तरह वर्क करता है, इसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं, इसी के लिए हम और ज़्यादा क्लास लगा पाएँ, इसलिए इंस्पायर होते हैं। तो ये आप लोग हमारे लिए इतना ज़रूर करें। तब तक के लिए दोस्तों, आगे वाली क्लास के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। मिलेंगे आगे वाली क्लास।